Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 Science Academy. Lesson number 6 प्राणियों का वर्गीकरण। इसका हम लोग पार्ट 4 अभी पढ़ेंगे। पहले का वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको देखने के पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो जरूर देखिए। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक हम लोगों ने असंपृष्ट रज्जु प्राणी संघ की विशेषताएं पढ़ी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संपृष्ट रज्जु प्राणी संघ के बारे में पढ़ेंगे। इन प्राणियों के शरीर को आधार देने के लिए पृष्ठ रज्जु होता है। इनको शरीर को आधार देने के लिए क्या होता है? पृष्ठ रज्जु होता है, हड्डियां होती हैं। सभी पृष्ठ रज्जु प्राणी को एक ही संघ में समाविष्ट किया जाता है। पृष्ठ रज्जु प्राणी संघ का 3 उप संघ में वर्गीकृत किया गया है। पृष्ठ रज्जु प्राणी को कितने में किया गया है? 3 उप संघ में वर्गीकरण किया गया है। पृष्ठ रज्जु प्राणी संघ के महत्वपूर्ण लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या लक्षण है? पहला लक्षण है विकास अवस्था के दौरान किसी न किसी अवस्था में शरीर में मेरुदंड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? मेरुदंड पाया जाता है। दूसरा लक्षण है विकास के दौरान किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, मतलब सांस लेने के लिए ग्रसनी क्लोम छिद्र इसमें भी पाया जाता है। तीसरा है मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड एक ही होकर के पृष्ठ तल पर और नलिका जैसा खोखला होता है। स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु जो होता है हमारे पास रीढ़ की हड्डी जो होती है वो पृष्ठ तल पर होता है और ये नलिका जैसा होता है, एक नली जैसा होता है, खोखला होता है। हृदय शरीर के आधार तल में पाया जाता है। जो हृदय होता है, हार्ट होता है, शरीर के अंदर पाया जाता है, आधार तल में पाया जाता है। उच्च सम पृष्ठ रज्जु प्राणी या इसको और एक नाम है कंचुक युक्त बाह्य कवचधारी प्राणी। इसका एक एग्जांपल दिया है डोलियोलम, दूसरा है हडमानिया। तो इसकी क्या विशेषताएं यहाँ पे देखते हैं। ये प्राणी समुद्रवासी होते हैं। ये प्राणी कहाँ पे पाए जाएंगे? समुद्र में पाए जाएंगे। इनका शरीर कंचुक इस चर्म जैसे आवरण से आच्छादित होता है। इसमें क्या होता है? कंचुक जो होता है उससे ये चारों तरफ से घिरा रहता है। इनकी इल्लियां स्वतंत्र रूप में तैरती हैं। इनकी जो इल्लियां रहती हैं वो क्या करती है? तैरता रहता है। और उनके कुछ पूंछ वाले भाग में पृष्ठ रज्जु होता है और जो उनके पीछ वाले भाग जो पूंछ होती है, पूंछ वाले भाग में पृष्ठ रज्जु मतलब हड्डियां होती हैं, इसलिए इन्हें पुच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी कहते हैं। चौथा है सागर तल में स्थिर होने के बाद इल्लियां रहती हैं इनकी, उनका रूपांतरण किसमें होता है? स्थानबद्ध पौड़ अवस्था। मतलब स्थानबद्ध का मतलब क्या हो गया? एक ही जगह पर स्थित रहेगा। पांचवा है ये प्राणी सामान्यतः उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है हडमानिया, डोलियोलम, आस्कोप्लूरा आदि। दूसरा वाला उपसंग क्या है? शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी। तो ये शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में है। ये छोटी मछलियों के आकार जैसे सागर निवासी प्राणी होते हैं। ये क्या होता है? छोटी मछलियों के जैसा दिखता है और ये सागर निवासी होते हैं, मतलब समुद्र में पाई जाती हैं। इनमें पृष्ठ रज्जु संपूर्ण शरीर के लंबाई इतना होता है। जिनका देखो जो पृष्ठ रज्जु है, पृष्ठ रज्जु जो है इनके पूरे शरीर के बराबर होता है। ग्रसनी बड़ी होकर के इनमें से क्लोम छिद्र होते हैं। ग्रसनी जो होती है देखो यहाँ पे ये क्या है? क्लोम छिद्र। इनका गलफड़ा है, यहाँ से ये श्वसन लेती है, सांस लेती है। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं। ये प्राणी एक लिंगी होती है। इसका एग्जाम्पल है एम्फिओक्सेस। एग्जाम्पल क्या है? एम्फिओक्सेस है। तो ये मछली जैसा दिख रहा है, यहाँ पे मज्जा तंतु है, ये पृष्ठ रज्जु है मतलब हड्डियां हैं, स्नायु आदि खंड है, या इसमें बहुत सारे स्नायु हैं। फिर ये इसका क्लोम है, यहाँ से वो सांस लेता है। ये इसका यकृति है, ये आंत है मतलब अतड़ी है। जननेंद्रिय इसका यहाँ पे है और ये क्या है? गुदक। इसके तीसरे उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी। शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी में क्या है? इन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु नष्ट होकर के उनके स्थान पे मेरुदंड विकसित। जो पृष्ठ रज्जु है वो नष्ट हो गई है और उनके स्थान पे मेरुदंड आ गया है। दूसरा है इनका सिर पूर्ण रूप से विकसित होता है। इनमें क्या होता है? इनका जो सर होता है वो पूरी तरीके से विकसित होता है। इनका मस्तिष्क करोटी में सुरक्षित होता है। मस्तिष्क को एक सुरक्षा प्रदान होती है। चौथा है अंतः कंकाल। अंतः कंकाल मतलब शरीर के अंदर का जो हड्डियां रहती हैं कास्थीमय अस्थिमय होती है। पांचवा है कुछ संपृष्ठ रज्जु प्राणी जबड़े रहित होती है, मतलब इनमें जबड़े
नहीं पाए जाते हैं और कुछ प्राणियों में जबड़े पाए जाते हैं। उसके बाद में उपसंग समपृष्ठ रज्जु प्राणी में कितने हैं? 6 वर्गों में विभाजित होता है। ये कितने वर्गों में विभाजित हो रहा है? 6 वर्गों में विभाजित होता है। तो सबसे पहला है चक्रमुखी प्राणी वर्ग। क्या है? चक्रमुखी प्राणी वर्ग। चक्रमुखी में क्या है? इसमें पहले देखो, इन प्राणियों में जबड़े रहित चूसक मुख पाया जाता है। मतलब इसका जो जबड़ा रहता है, तो यहाँ पे ये इसका मुंह है, ये मुंह क्या है? ये चूसक मुख है। मतलब इसमें जबड़ा नहीं रहता है और ये चूसक मुख पाया जाता है। दूसरा है त्वचा मृदु होकर के सल्क रहित होती है। इनकी जो त्वचा है ये सल्क रहित होती है, मतलब इसमें मछलियों के जैसा सल्क नहीं पाया जाता। तीसरा है इनमें संचलन हेतु युग्मक उपांग नहीं पाए जाते, मतलब इसमें चलने के लिए उपांग नहीं होते हैं। चौथा है अंतः कंकाल कास्थीमय होता है। अंतः कंकाल, इसका जो अंतः कंकाल है, इसके अंदर की जो हड्डियां रहती है कास्थीमय होती है। पांचवा है ये प्राणी मुख्यतः बाह्य परजीवी होते हैं, मतलब बाहर के जीव जंतुओं को खा करके अपना पेट भरते हैं। उदाहरण है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। फिर है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग के प्राणी मतलब क्या हो गया? मछलियां। ये प्राणी शीत रक्त वाले और समुद्रवासी तथा मीठे जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये शीत रक्त वाले होते हैं और इनमें समुद्र में पाए जाते हैं और मीठे जल में पाए जाते हैं। दूसरा है प्राणी के प्रतिरोध कम से कम होने के लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है। इनका दोनों शरीर, इधर से भी देखोगे, यहाँ से भी देखोगे, नाव के आकार का बना हुआ होता है। तीसरा है इन्हें तैरने के लिए युगल अथवा अयुगल पंख होते हैं। युगल का मतलब क्या? 2 और अयुगल ऐसे पंख होते हैं। पुच्छ पंख का उपयोग करते समय दिशा बदलने के लिए किया जाता है। ये जो पुच्छ पंख है इसका उपयोग किस लिए करते हैं? अपनी दिशा बदलने के लिए। चौथा है इनका बाह्य कंकाल सल्क पत्रों के स्वरूप में होता है। इनका जो बाह्य कंकाल होता है सल्क पत्रों के स्वरूप में होता है। अंतः कंकाल जो होती है वो कास्थिमय होता है और अस्थिमय होता है। पांचवा है यह श्वसन गलफड़ों के द्वारा लेते हैं। सांस कहाँ से लेते हैं? ये इनके गलफड़ों के द्वारा लेते हैं। उदाहरण है रोहू, स्कॉलियोडन, पापलेट, समुद्री घोड़ा, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे। ये सब मछलियों के प्रकार, मत्स्य वर्ग के प्रकार। फिर उभयचर प्राणी वर्ग। उभयचर प्राणी वर्ग का मतलब क्या हो गया? जो जल में भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं। ये प्राणी उनके डिंब अवस्था मतलब भ्रूण अवस्था में ही पानी में रहते हैं। जब इनका भ्रूण बनता है तो ये कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं और जलीय श्वसन करते हैं। ये क्या करते हैं? जलीय श्वसन करते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में वे पानी और जमीन पर भी रह सकते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, तो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। और जलीय और वायवीय श्वसन करते हैं। ये कहाँ से? जल में से भी श्वसन करते हैं, पानी में श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, और वायु से भी श्वसन कर सकते हैं, इसलिए इनको उभयचर प्राणी कहा जाता है। इनमें उपांगों की 2 जोड़ियां होती हैं। इनमें उपांगों की कितनी जोड़ियां होती हैं? 2 जोड़ियां होती हैं। और उंगलियों में नाखून नहीं होते। इनकी उंगलियों में नाखून नहीं होते हैं। इनकी त्वचा पर बाह्य काल सल्क नहीं होता। त्वचा बहुत अधिक मृदु होकर के श्वसन के लिए सदैव नम रखती है। तो इनकी जो त्वचा है वो हरदम क्या रहती है? नम रहती है, गीली रहती है, ताकि वो सांस ले सके। और बाह्य कंकाल इनमें नहीं होता। इनमें बाह्य कर्ण का अभाव होता है, मतलब इनकी जो कान होती है ये बाहर की तरफ नहीं होता, परंतु कर्ण पटल होता है। इनके अंदर ये जो कर्ण पटल है यहाँ से भी सुन सकते हैं। गर्दन नहीं होती। आंखें बाहर निकली हुई होकर के भी उनकी पलकें नहीं होती। इस तरीके से मनुष्य की पलक होती है, यहाँ पे इनकी आंख बाहर निकली रहेगी और पलक नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया मेढक, टोड। तो यहाँ पे देखो उदाहरण में मेढक, टोड, सैलेमेंडर, ट्री फ्रॉग, एक्वियॉर्ड। उसके बाद सरीसृप प्राणी वर्ग। सरीसृप प्राणी वर्ग का मतलब क्या हो गया? जो रेंग कर चलने वाले रहते। यहाँ पे छिपकली का चित्र दिया गया है। ये प्राणी उत्क्रांति के क्रमानुसार पूर्ण रूप भूचर होकर के रेंगने वाले प्राणी हैं। मतलब ये क्या है? जमीन पर रेंगने वाले प्राणी हैं। ये प्राणी शीत रक्त वाले होते हैं। कैसा होते हैं? शीत रक्त वाले होते हैं। इनका शरीर ऊपर उठता नहीं है। इनका शरीर क्या होता है? ऊपर नहीं उठता, इसलिए जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। इनकी त्वचा शुष्क होती है, मतलब सूखी होती है, खुरदुरी होकर के सल्क युक्त होती है। इनमें सल्क पाया जाता है। सिर और धड़ के बीच में गर्दन होती है। इनका ये धड़ है और ये सिर है, इनके बीच में गर्दन होती है। बाह्य कर्ण का अभाव होता है। इनमें कान नहीं होते हैं। उंगलियों में नाखून होते हैं। इनकी उंगलियों में क्या होता है? नाखून होता है।
उदाहरण है कछुआ, छिपकली, सांप, गिरगिट। उसके बाद का देखते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग का मतलब पक्षी ही है। तो ये कशेरुका स्तंभ युक्त प्राणी पूर्ण रूप से वायवीय जीवन के लिए अनुकूल है। यहाँ पे अगर इनको हवा रहेगा, वायु रहेगा तो ही ये जीवित रह सकते हैं। ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं। इनकी जो रक्त होती है शीत नहीं होती, उष्ण होती है। वे अपने शरीर का तापमान स्थिर रख सकते हैं। हवा में उड़ने के लिए हवा का प्रतिरोध कम से कम करने के लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकायान होता है। जिस तरीके से मछली का दोनों तरफ से नौकायान था, उसी तरीके से इनका भी ये भाग और ये भाग नौकायान होता है, कोण होता है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। जो ये इनका आगे का जो हाथ वगैरह है, हम अज्यूम कर सकते हैं वो पंखों के रूप में होता है। उंगलियां सल्कों पर आच्छादित होकर के उनके नाखून होते हैं, और यहाँ पे देखोगे इनके नाखून वगैरह भी होते हैं। बाह्य कंकाल परों के स्वरूप में होते हैं। जो इनका बाह्य कंकाल रहेगा वो किसमें स्वरूप में है, वो पंख के आकार में है, परों के स्वरूप में है। सिर अर्थात धड़, इन दोनों के मध्य गर्दन होती है। इनमें क्या होती है, गर्दन होती है। जबड़ों का रूपांतरण चोंच में हुआ है। इनका जो चोंच है उसमें ही इनका जबड़ा है, यहाँ से ही वो श्वसन करते हैं। उदाहरण इसका है मोर, तोता, कबूतर, बतख, पेंगुइन। उसके बाद है स्तनधारी प्राणी वर्ग, मतलब हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया। दुग्ध स्रावित ग्रंथियां होना यह स्तनधारी प्राणियों का विशिष्ट गुणधर्म है। स्तनधारी प्राणी कौन होता है, जो दुग्ध स्रावित करने की ग्रंथियां रखता हो। ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं। ये प्राणी क्या है, उष्ण रक्त वाले होते हैं। इनमें सिर, गर्दन, धड़, पूंछ ये शरीर के भाग होते हैं। उंगलियों में नाखून, नखर, खुर आदि होते हैं। उंगलियों में नाखून भी होता है, नखर भी होता है और खुर भी। बाह्य कंकाल बालों में और ऊन के स्वरूप में होती है। इनके बाह्य कंकाल या तो बालों के स्वरूप में है या तो ऊन के स्वरूप में पाया जाता है। इसका उदाहरण है मानव, कंगारू, डॉल्फिन, चमगादड़, गाय और भेड़ इत्यादि। ये जो है स्तनधारी प्राणियों के उदाहरण है। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 6 खत्म हुआ।